आजकल राजू की बहुत एब्सेंट हो रही है। आखिर वो इतनी छुट्टियां क्यों करता है? आप अपने बच्चे के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। आप जानती भी हैं उसकी पढ़ाई का कितना लॉस हो रहा है। मैम मैं जानती हूँ, और इतनी छुट्टियों का एक कारण है। ये सब ना जंक फूड की वजह से हो रहा है। ओहो, तो उसका जंक फूड कम कीजिए। देखिए मैम, बच्चे स्कूल की कैंटीन में खाना खाते हैं और उसमें जंक फूड मिलता है। इसी की वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगती है। कभी उनको पेट दर्द होता है, कभी सिर में। इसीलिए आप कैंटीन में ना थोड़ा हेल्दी फूड भी स्टार्ट कीजिए। हमारी कैंटीन बिल्कुल हाइजीनिक भी है और इसमें बहुत सी वैरायटीज भी है। बाकी क्या कर सकते हैं हम? आप कैंटीन से ऐसा खाना बंद करवाइए। ऐसा नहीं कर सकते, कैंटीन तो रखनी होगी। कितने बच्चे हैं जो लंच नहीं लाते या ब्रेक के दौरान उन्हें भूख लगती है, तो कैंटीन नहीं होगी तो सब कैसे मैनेज होगा? मैम मैं आपको पूरी कैंटीन बंद करवाने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ऐसा खाना जो बच्चों को नुकसान करता है। हमारी कैंटीन में हर तरह का खाना मिलता है, बाकी सब तो बच्चों पर डिपेंड करता है। लेकिन मैम देखिए, मैं अभी आपसे बात कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। लेकिन आप प्लीज अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, इस तरह छुट्टी मत होने दीजिए, वरना उसकी पढ़ाई का बहुत लॉस होगा। पायल प्रिंसिपल से बात करने के बाद गुस्से में स्कूल से बाहर आती है। अरे सीरियस बात तो आजकल कोई सुनना ही नहीं चाहता। वो गुस्से में घर आती है। क्या रहा स्कूल में? उन्होंने बात समझी? नहीं ना मम्मी जी, वो समझने को तैयार ही नहीं है कि इसकी वजह से बच्चों को कितनी परेशानी होती है। लेकिन मैं भी ऐसे हार नहीं मानूंगी, कुछ ना कुछ करके रहूंगी। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी वहां राजू आता है। मम्मी, मुझे बर्गर खाना है। क्या बर्गर खाना है? कल तुम्हारे पेट में दर्द था ना, और इसी वजह से आज तुम्हारी स्कूल की छुट्टी भी हो गई। मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, चुपचाप खा ले। नहीं, मुझे नहीं खानी, खिचड़ी बहुत गंदी होती है। यक! तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर ने तुम्हारा जंक फूड बंद किया है ना, इसलिए तुम्हारे लिए खिचड़ी ही ठीक है। लेकिन उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, मुझे नहीं खाना, मुझे बर्गर खाना है। नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा बर्गर। उसी की वजह से तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हुई है। हाँ, क्यों हो गई मेरी छुट्टी? स्कूल जाता तो कम से कम वहां बर्गर खाने को तो मिलता। इतना कहकर राजू वहां से भाग जाता है। अरे जरा इसके तेवर तो देखो मम्मी जी। आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही है। शाम को पायल सब्जी लेने जाती है। सब्जी लेने के बाद आज सुमन नहीं आई, चलो उसके घर जाकर बात करती हूँ। पायल सुमन के घर जाती है। सुमन! अरे पायल, आओ आओ, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए तुमने। मैंने सोचा मिल लूं तुझसे। सही किया, मैं भी सुबह तेरे घर आई थी। कहाँ थी तू? सुबह? अरे कुछ नहीं, वो प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था। आजकल राजू की बहुत छुट्टियां हो रही है ना। आजकल चिंटू के भी ना पेट में दर्द रहता है। आज फिर से इसके पेट में दर्द हो गया। मैम ने मुझे कॉल किया तो मैं जल्दी से इसे स्कूल लेने गई। राजू भी तो इसीलिए स्कूल नहीं जा रहा। पता नहीं क्या हो जाता है, आजकल बच्चों के पेट ना बड़े खराब रहने लगे। अच्छा, मुझे लगता है ये सब ना जंक फूड की वजह से होता है। बच्चे इतना जंक फूड खाते हैं, इसीलिए तो उन्हें इतनी परेशानी होती है। सब स्कूल की कैंटीन की वजह से हो रहा है। स्कूल में बिल्कुल भी हेल्दी खाना नहीं मिलता, इसकी वजह से बच्चों की आदत भी बिगड़ गई है। हाँ, और एक बार खाने लग जाते हैं ना तो इन्हें इतनी आदत हो जाती है कि हर बार खाने की जिद करते हैं और हमारी बात भी नहीं मानते, फिर इन्हें परेशानी होती है। हाँ, मैं इसी बारे में प्रिंसिपल मैम से बात कर रही थी कि स्कूल में जो कैंटीन है वहां पर बहुत ज्यादा जंक फूड मिलता है। बिल्कुल सही कहा। फिर मैम ने कुछ बोला? एक्शन लेंगी कि नहीं? अरे कहाँ कुछ बोलती, इस बारे में उन्होंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मैं सोच रही थी हम सभी पेरेंट्स को मिलकर ना शिकायत करनी चाहिए। कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है पायल। लेकिन क्यों? दूसरे सेक्शन के पेरेंट्स ने कंप्लेन की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम तो जानती हो कैंटीन से स्कूल को भी प्रॉफिट होता है, वो इतनी आसानी से अपनी कैंटीन बंद नहीं करेंगे। मैं उनकी कैंटीन बंद नहीं करवाना चाहती सुमन, मैं बस इतना चाहती हूँ कि स्कूल वाले बच्चों के लिए हेल्दी फूड प्रोवाइड करें। नहीं तो ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत खतरनाक होगा। इन्हें जंक फूड खाने की लत लग चुकी है। हाँ, कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। क्या कर सकते हैं? हमें ही कुछ करना होगा। हम ऐसे बच्चों को हमेशा बीमार होते हुए नहीं देख सकते। सुमन से बात करने के बाद पायल घर आती है रात को खाना खाते समय। मम्मी, मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे पिज्जा खाना है और कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तुम्हारे फिर से नखरे शुरू हो गए। एक तो डॉक्टर ने तुम्हें सिर्फ खिचड़ी खाने को बोला था, तुमने वो भी नहीं खाई। अब मैंने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाई, उसमें भी नखरे दिखा रहे हो। चुपचाप खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती। बस तुम्हारा बहुत हुआ। आज के बाद तुम्हें बाहर का कोई खाना नहीं मिलेगा। अब से तुम्हें सिर्फ घर का ही बना हुआ खाना खाना है, समझे? नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकती। ओह नो, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ।
राजू बेटा बस करो, मम्मा को ऐसे परेशान मत करो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, खाना खा लो वरना फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मुझे नहीं खाना। राजू गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। लो, फिर से मुंह फुलाकर चला गया। अरे कोई बात नहीं बहू, बच्चा है। हाँ मम्मी जी, लेकिन गलत बात की जिद कर रहा है ना, इसे अब मानना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि ये मानेगा। बच्चों को बाहर का खाना खाने की लत लग चुकी है। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? पायल ने इस बार ठान लिया था कि वो राजू की जंक फूड खाने की आदत छुड़वा कर रहेगी। अगले दिन सुबह पायल फिर से कुछ हेल्दी बनाकर जब राजू को खिलाने की कोशिश करती है, राजू फिर से खाने को मना कर देता है। हे भगवान, इस लड़के का क्या करूं मैं? थोड़ी देर सोचने के बाद आइडिया। पायल रसोई में जाती है और अपना जादू दिखाती है। बहुत देर मेहनत करने के बाद पायल ब्रेड से बनी एक डिश यानी कि सैंडविच लेकर आती है। अच्छा, तो तुम्हें बर्गर खाना था ना? हाँ, अब मेरे लिए बर्गर लाई है। बर्गर तो नहीं लाई हूं, लेकिन बर्गर जैसा ही कुछ बनाया है। क्या? पायल राजू को ब्रेड से बनी डिश दिखाती है। टन टन, देखो। ये तो नॉर्मल सा सैंडविच है। नहीं, तुम गलत हो। एक बार इसे खाकर देखो। अगर तुम बर्गर का स्वाद ना भूल जाओ तो तुम्हारी मम्मा अपना नाम बदल देगी। बर्गर भी इसके आगे फेल है बच्चों। सच में? हाँ बाबा, एक बार ट्राई तो करो। राजू सैंडविच खाता है और उसे बहुत पसंद आता है। ये तो बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। अच्छा, पहले पूरा फिनिश कर लो, फिर कुछ बोलना। राजू जल्दी ही पूरा सैंडविच फिनिश कर देता है। मैंने कहा था ना। सच में मम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। अब से तुम बर्गर की जगह यही सैंडविच खाना, इससे तुम्हारा स्वाद भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी। ठीक है मम्मा, लेकिन आप मेरे लिए ये सैंडविच डेली बनाओगी, प्रॉमिस? हाँ बाबा, प्रॉमिस। मुझे पहले से पता था तुम रोज खाए बिना मानोगे नहीं। बिल्कुल नहीं। अब पायल हर रोज राजू को सैंडविच बनाकर खिलाया करती थी। मैंने लंच में तुम्हारे लिए सैंडविच पैक किया है, अब स्कूल की कैंटीन से कुछ मत खाना। हाँ, लेकिन मम्मा, सैंडविच मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया, वो मेरा लंच खा लेते हैं, फिर मुझे कैंटीन से कुछ न कुछ खाना पड़ता है। हाँ, तो मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा सैंडविच भी पैक कर दिए हैं। ठीक है मम्मा। कुछ दिन बाद सुमन पायल से मिलने आती है। आओ सुमन, चाय नाश्ता और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद। क्या बात है, आजकल तुम्हारे लंच की बहुत तारीफ हो रही है। ऐसा क्या बनाकर देती हो राजू को? अरे कुछ नहीं, बस सैंडविच बनाकर देती हूँ। हमेशा बर्गर खाने की बहुत जिद करता था, अब इसी बहाने कम से कम बर्गर से तो ध्यान भटका। हाँ, चिंटू ना तुम्हारे सैंडविच की बहुत तारीफ कर रहा था, इसीलिए तो एक्स्ट्रा भेजती हूँ। इसी बहाने दोनों कैंटीन से दूर रहते हैं। चलो, ये दोनों तो सुधरे। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है, कल नेहा की बेटी के पेट में बहुत दर्द हो गया था, उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। फिर से स्कूल में ही कुछ उल्टा खाया होगा। हाँ, मैंने सुना है उसे कोल्ड ड्रिंक की इतनी गंदी आदत लग गई है, वो हर रोज कोल्ड ड्रिंक पीती है, दूध को तो मुंह तक नहीं लगाती। सच में यार, बच्चों को ना बड़ी परेशानी होती है, लेकिन स्कूल वाले मान ही नहीं रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैंटीन से कितना बड़ा इश्यू हो रहा है। लेकिन मुझे पता है कि कैंटीन में सब बदलना है तो क्या करना होगा। क्या? अरे देखती जाओ। पायल सुमन को सारी बात बताती है। ये आइडिया बहुत अच्छा है, हमें ट्राई करना चाहिए। शाम को जब पायल वही सैंडविच बनाकर लाती है। मम्मी, अब मैं सैंडविच से बोर हो गया हूँ, मुझे फिर से बर्गर की याद आ रही है। लगता है आपका सैंडविच बर्गर के आगे फेल होने वाला है। हाँ बच्चों, मुझे पता था ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे कम मत समझना, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। पूरी तैयारी के साथ इस जंग के मैदान में आई थी। ठीक है मम्मी, देखते हैं। पायल रसोई में जाती है और इस बार राजू के लिए आलू टिक्की सैंडविच बनाती है। अब देखती हूँ कैसे ये सैंडविच बर्गर को फेल नहीं करता। पायल सैंडविच तैयार करके राजू को देती है। चलो, अब तुम टिक्की सैंडविच ट्राई करो। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लगेगा। राजू सैंडविच खाता है। मम्मा, यू आर दी बेस्ट। इतना टेस्टी सैंडविच है, बस क्या बताओ। कुछ मत बताओ, बस जी भर के खाओ। अब कल से मुझे यही सैंडविच देंगी? अरे बच्चे, चिंता मत करो, सिर्फ यही नहीं, इस तरह के अलग अलग सैंडविच बनाकर दूंगी। तुमने मेरा मेयोनेज सैंडविच ट्राई किया है ना, मैं उसी में एक और चीज मिक्स करके एक अच्छा वाला सैंडविच बनाऊंगी। ये फिर तो मजा आएगा। सच में मम्मा, आपने बर्गर पिज्जा सबको फेल कर दिया। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा।
यस मम्मा, आपका हुक्म सर आंखों पर। बस बस। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पायल बहुत सारे टिफिन पैक करती है। मम्मा इतने सारे टिफिन? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी पूरी क्लास के लिए टिफिन पैक किए हैं। क्या? हाँ, तुम्ही ने कहा था ना सब बच्चों को सैंडविच बहुत पसंद आ रहे हैं और वो तुम्हें सैंडविच खाने नहीं देते, इसलिए अब तुम सब बच्चों को सैंडविच खिला सकते हो। मेरी तरफ से सबको पार्टी। वाओ मम्मा, मेरे तो सारे फ्रेंड्स खुश हो जाएंगे। चलो। राजू स्कूल जाता है और सब बच्चों को सैंडविच खिलाता है। यार मानना पड़ेगा, तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, हम सबके लिए स्पेशल सैंडविच बनाकर दिया। सच में तेरी मम्मी के हाथ का खाना खाकर मजा आ जाता है। आंटी हर रोज हमारे लिए अलग अलग तरह के सैंडविच बनाकर भेजती है, मजा आ जाता है। हाँ वो तो है। क्या तुम अब हर रोज हमारे लिए सैंडविच लाओगे? हाँ, अब तो मुझे भी हर रोज यही सैंडविच खाना है। ठीक है, मैं अपनी मम्मी से बात करूंगा। राजू घर आता है और पायल के पास जाकर कहता है, मम्मा ये आपने क्या कर दिया? अरे मैंने क्या किया? आपने आज इतने सारे सैंडविच क्यों भेजे? अरे भी क्यों, क्या हुआ? अब सब बच्चे मुझसे जिद कर रहे हैं मैं हर रोज उनके लिए ऐसे अलग अलग स्वादिष्ट सैंडविच लेकर जाऊं। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मम्मी, आप हर रोज इतना सब कैसे बनाओगी? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आखिर मैं यही तो चाहती थी, पहला स्टेप तो पूरा हुआ। अगले दिन से पायल सभी बच्चों के लिए अलग अलग तरह के बैटर भर के अलग अलग सैंडविच बच्चों के लिए स्कूल भेजा करती थी। सभी बच्चों को उसके हाथ के बने सैंडविच पसंद आ रहे थे। अब बच्चों का सैंडविच खाने का इतना मन करता था कि उन्हें उसके अलावा और कुछ पसंद भी नहीं आता था। जब उनके पेरेंट्स को ये बात पता चली तो उन्हें भी अच्छा लग रहा था कि अब उनके बच्चे जंक फूड के अलावा एक हेल्दी खाना खा रहे हैं। सच में पायल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। दूसरी क्लास के पेरेंट्स भी मुझसे पूछ रहे थे, ये सैंडविच तुम बनाते कैसे हो? उन्हें भी अपने बच्चों के लिए चाहिए। अरे कोई बात नहीं, कल हम उनके लिए भी बनाकर भेजेंगे। तुम्हारा ऑर्डर तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तुम अकेले ये सब नहीं कर पाओगी, हम भी तुम्हारी मदद कर दे। ठीक है, तो हम कल से ही शुरू हो जाते हैं। हम बच्चों का जंक फूड छुड़ा कर आएंगे। हाँ बिल्कुल, और तुम्हारे इस सैंडविच का एक प्यारा नाम भी होना चाहिए। इसमें पायल हर रोज अलग अलग चीजें भरती है, तो हम इसे भरती का सैंडविच भी कह सकते हैं। भरती का सैंडविच अच्छा नाम है। इस काम में सुमन और नेहा भी पायल की मदद करने लगी थी। धीरे धीरे ये बात सभी बच्चों में फैल जाती है। अब स्कूल के सभी बच्चों को लंच में सिर्फ और सिर्फ सैंडविच चाहिए था। जो भी उस भरते सैंडविच को खाता उस पर फिदा हो जाता। अब तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ भरता सैंडविच ही चाहिए था। पायल भी जितना हो सकती उतना बच्चों के लिए भरता सैंडविच भेजती थी। इसकी वजह से स्कूल की कैंटीन को लॉस हो रहा था। क्या कहा तुमने? बच्चों ने कैंटीन आना छोड़ दिया? यस मैम, अब हमें पहले की तरह उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन इसका कोई राज भी तो होगा। हाँ, जो भी बच्चा कैंटीन आता है सब भरते का सैंडविच की डिमांड करते हैं। उन्हें अब बर्गर पिज्जा अच्छा नहीं लगता। ये भला किस भला का नाम है? प्रिंसिपल को सब पता चलता है, तब वो पायल को अपने ऑफिस बुलाती है। देखिए, आपकी वजह से हमारे कैंटीन में प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैम, आपको अभी भी अपने प्रॉफिट की पड़ी है? क्या आपने ये नोटिस नहीं किया? जब से बच्चों ने जंक फूड खाना बंद किया है तब से उनकी हेल्थ में कितना सुधार हुआ है। आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मैं बच्चों के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए तो स्कूल में बच्चों के लिए स्पेशल कैंटीन है और एकदम हाइजीनिक। सिर्फ हाइजीन होने से कुछ नहीं होता मैम, खाना भी हेल्दी होना चाहिए। टेस्ट की वजह से बच्चों की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं कर सकती। वैसे भी बच्चों को मेरा सैंडविच इतना पसंद आ रहा है, उन्हें अब बर्गर और पिज्जा का टेस्ट तक अच्छा नहीं लगता। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप सभी के लिए ऐसे इतने सैंडविच नहीं भेज सकती। एक्चुअली मैम, मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन प्रिंसिपल आगे कुछ बोलती इससे पहले वहीं पर एक टीचर थी जो प्रिंसिपल को रोकते हुए धीरे से कहती है, मैम, सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है, हमें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, नहीं तो इसमें हमारे स्कूल का ही बहुत लॉस होगा। हाँ, कर लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वैसे मैम, मिसेस शर्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पर आपको आसानी से ये बात मानकर कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। अब ठीक है, तो आपने क्या फैसला लिया है?
मैं ऐसा करना तभी बंद करूंगी जब आप स्कूल की कैंटीन से सारा जंक फूड हटा देंगी और उसकी जगह बच्चों के लिए कैंटीन में हेल्दी फूड आएगा, जैसे राजमा चावल, रोटी सब्जियां या सैंडविच भी हो सकता है। सैंडविच? ये सब आपके सैंडविच की वजह से ही हो रहा है। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए अब आपको सही एक्शन लेना चाहिए, वरना आप मेरे सैंडविच को तो जानती हैं। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। क्या रहा पायल? क्या आज भी प्रिंसिपल ने चिक चिक की तो पर क्या वो मानी नहीं? वो मान गई, ऐसे कैसे नहीं मानती, उन्हें मानना ही था। मेरे सैंडविच का खौफ जो था। सही कहा तुमने, तुम्हारी भर्ती के सैंडविच ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, फाइनली वो हो रहा है जो स्टार्टिंग से सब पेरेंट्स चाहते थे। फाइनली पायल के सैंडविच की कमाल की वजह से आखिरकार स्कूल की कैंटीन में जंक फूड बंद हो जाता है और उसकी जगह हेल्दी फूड आ जाता है। इस बात से अब सभी पेरेंट्स तो बहुत खुश थे और अब बच्चों का भी स्वास्थ्य ठीक रहने लगा था। एक दिन, मम्मा कहीं आप मेरे लिए सैंडविच बनाना तो नहीं छोड़ देंगे ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए हमेशा अलग अलग टाइप का भरता सैंडविच बनाऊंगी। बल्कि आज तो मैंने तुम्हारे लिए एक अलग तरीके से सैंडविच बनाया है, कुछ वेजिटेबल्स मिक्स करके। ये मजा आएगा। हाँ, खूब मजे से खाओ। अपने ऑफिस से आने के बाद रात को करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी बड़बड़ाते हुए अनीता उसके कमरे में आती है। बताओ, ये तो हाल है, फिर कहते हैं बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। अरे क्या हो गया अनीता, किसको किसने निकाल दिया? वो मेरी फ्रेंड नहीं है क्या, प्रिया? अरे भई, उसकी सास उसे छोड़ती तक नहीं अकेले, फिर कहती है बच्चे नहीं हो रहे। हाथ है यार कसम से। उसकी शादी को तो 3 साल हो गए ना। अंकल आंटी तो शायद अभी आए हैं 2 दिन पहले। बस यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। तुम लोगों को बस 2 दिन दिख रहे हैं, पर इन 2 दिन में प्रिया के सर पर कितना काम आ गया वो किसी को नहीं दिख रहा। समझ में आता है तुम्हें? जब सास ससुर साथ में रहने आ जाते हैं तो कितना प्रेशर पड़ जाता है दिमाग पर। ये करो वो करो। पहले तो बेचारी अपने पति के साथ हॉट पैंट में रह सकती थी, अब ससुर के सामने उसे ट्राउजर पहनना पड़ता है। आधी जान तो उसकी गर्मी के कारण चली जाती है। ऊपर से सासू माँ को सुबह 7 बजे चाय चाहिए, ससुर जी को एसी से प्रॉब्लम होने लगती है। बेचारी हॉल में एसी ऑन करके बैठ तक नहीं सकती। इन लोगों को खुद बुद्धि होनी चाहिए ना। अपनी शादी हो गई, अपना हनीमून पीरियड बिता लिया, तो भाई थोड़ा तीरथ विरत करो। अपने बेटे बहू को परेशान करने आ जाते हो। अच्छा, प्रिया के घर का टेंशन तुम यहाँ क्यों ला रही हो हमारे बेडरूम में जानम? हम तो यहाँ अकेले रहते हैं ना। डोंट वरी, आराम से सो जाओ, चलो। और अनीता करण के बाजू में सो जाती है। अगली सुबह जब अनीता की आंख खुलती है तो वो देखती है करण पहले ही ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका है। तुम्हारी कॉफी बनाकर किचन में रख दी है मैंने। ब्रेकफास्ट का मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैंने आलू उबाल दिए, बाकी तुम देख लेना। मैं निकलता हूँ, आई एम गेटिंग लेट। तुम्हें जल्दी ऑफिस निकलना था तो मुझे बताना चाहिए था ना बेबी, मैं जरा जल्दी उठ जाती। नहीं, मेरी भी गलती है। रात को मैं कैसे बोले जा रही थी, तुम्हें मैंने बोलने ही कहा दिया। ऑफिस तो अपने टाइम पर ही है ना, जल्दी नहीं है। वो क्या है ना अनीता, सुबह मम्मी का कॉल आया था, वो आने वाली है तो उन्हें लेने जाना है, इसलिए 1 घंटे पहले ऑफिस निकल कर जा रहा हूँ ताकि आते वक्त जल्दी ऑफ ले सकूँ। क्या? मम्मी क्यों आ रही है यार? अभी 6 महीने नहीं हुए उन्हें गए, फिर आ रही है। भैया है, दीदी है, उसके बाद भी हमारी याद आ जाती है सबको। है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त किसी ने नहीं पूछा भाई अनीता कहाँ है, जिंदा है कि मर गई। और अब देखो अनीता के घर जाना है। क्या लड्डू पेड़े बट रहे गए यहाँ पर? कितनी मुश्किल से तो हमारा खुद का गुजारा होता है। ये क्या बोले जा रही हो अनीता तुम? जरा सोच समझ कर तो बोला करो। मम्मी अगर यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 रोटियां खा लेगी तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमसे नहीं हो रहा तो रहने दो, मैं उनका खाना बना दूंगा। तुम ना जानबूझकर सारी बात खाने पे ले आते हो ताकि सबके सामने मैं बुरी दिखूं। नहीं साथ रहना तो वैसे बोल दो, मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? पूरे परिवार वालों ने पागल कर रखा है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी। पर यहाँ देखो, अलग होने के बाद भी उनको हमारे सीने पर आकर बैठना है। खुद का शरीर मेरा उठता नहीं और ऊपर से मम्मी भी आकर बैठ जाएगी। पापा जी भी आ रहे हैं क्या? तुम ना हो तो सच में जा रहा हूं मैं। और गुस्से में करण भूखे ही ऑफिस चला जाता है। पर यहाँ भी अनीता को शांति नहीं होती, वो बार बार करण को फोन करती रहती है। गुस्से से करण फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। परेशान होकर अनीता प्रिया को कॉल कर अपने घर बुला लेती है। और बता, सब खैरियत?
अरे क्या बोलूं यार प्रिया, काहे की खैरियत। मेरी सास आने वाली है। कुछ होता नहीं है इन लोगों को, मुंह उठाकर चले आते। अरे इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं आपने, तो करण ही क्यों क्यों हमारा ही घर दिखता है सबको आने के लिए। जब देखो कोई ना कोई आकर पधार जाता है। पर खराबी ना मेरे ससुराल वालों में नहीं है, मेरे पति में है। यही किसी काम का नहीं है। यही बात मेरी सास मेरी जेठानी से भी तो बोल सकती थी, पर ना, वो जानती थी कि वहां दाल नहीं गलेगी। ले देकर एक अनीता है तो बस चल दो उसके घर। मेरी जेठानी तो मेरी सास को रखती भी नहीं है। ऊपर से मेरे जेठ जी भी ना तुरंत मना कर देते, नहीं 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 मम्मी हमारे घर मत आइए, हमें कहीं बाहर जाना है। पर मेरे पति को इतनी अकल कहाँ है, झूठ मूठ कह देता कि हम कहीं गए हुए हैं। बोल दिया होगा, हाँ हाँ मम्मी आ जाइए, आपका ही घर है। दिमाग का दही। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे भाई, ट्रेन तो शाम में आने वाली थी, लगता है ये लोग अभी आ गए। मैं तो अपना सामान बांध रही हूँ यार प्रिया, जैसे मम्मी जी चली जाएंगी मैं भी वापस आ जाऊंगी। जैसे ही अनीता दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि दरवाजे पर करण खड़ा है। करण पूरे घर में इधर उधर अपनी फाइल ढूंढना शुरू कर देता है। आराम से जीजाजी बैठ भी जाइए। अरे अनीता, सुबह जीजाजी ने नाश्ता नहीं किया था, टिफिन भी नहीं लेकर गए थे, खाना तो खिला दो इन्हें। नाश्ता परोसने तो इनकी मम्मी आ रही है ना, वही खिलाएंगे अपने सुपुत्र को खाना। अच्छा की उम्मीद मुझसे अब इस घर में कोई ना करे भाई। और फोन बंद करके तुमने जो ये ड्रामा किया है ना, ये ड्रामा कहीं और जाकर करना, समझ में आया? मेरे सामने मत करना। 2 मिनट लगेगा मुझे घर छोड़ने में। फिर तुम कहते हो कि मैं उलझुल बातें करती हूँ। इतने दिन तो तुम ठीक रहते हो, जैसे ही मम्मी का कॉल आता है तुम पूरी तरह से बदल जाते हो। यानी कि वो तुम्हारे कान भरती है ना? शट अप अनीता, जस्ट शट अप। तुम्हें जो करना है करो, खाना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, पर मुझसे बात मत करो। मम्मी को मैं लेकर आऊंगा, वो इसी घर में रहेगी, और जिसको भी प्रॉब्लम है ना वो अपना देख ले। फिर तो तुम भी देख लो, आज मम्मी के कारण ये भी हो ही जाए। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। मम्मी जैसे इस दरवाजे से अंदर आएगी वैसे ही मैं बाहर चली जाऊंगी, याद रखना। करण के जाते ही अनीता करण के दोस्तों को फोन लगाने लगती है। क्या हो गया भाभी, आपने ऑफिस आवर में कॉल किया, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, प्लीज आप करण को समझाइए ना। 35 साल का हो गया है, फिर भी ना बीवी संभल रही है ना परिवार। ऐसे तो कब हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे जब उससे अपनी फैमिली ही नहीं छूट रही है। आप फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। बात मत कीजिए, आज रात को ऑफिस के बाद आप सब मेरे घर आ जाइए। आप सब अगर मेरे सामने रहेंगे ना तो इन पर दबदबा बना रहेगा। और रात को हाथ में बैग लिए करण जैसे ही अंदर आता है, अनीता उस पर बरस पड़ती है। मम्मी आ गई है, प्लीज अब कुछ मत बोलना। कुछ दिनों की बात है, हम इन्हें नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम उन्हें ले ही आए ना, अब हटो करण, सामने से हटो, मैं बात करती हूँ मम्मी से। अरे क्यों हमारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाने आ गई है? किसी वृद्धाश्रम चली जाती। तुम्हारी मम्मी आई है अनीता, तुम्हारे भाइयों ने उन्हें निकाल दिया है अपनी वाइफ के कहने पर। क्या? मम्मी मतलब मेरी मम्मी? भागती हुई अनीता दरवाजा खुलती है और बाहर अपनी माँ को खड़ा पाती है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अनीता उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनूंगी बेटा, फिक्र मत कर, मैं चली जाती हूँ किसी वृद्धाश्रम में। बस तुम मुझे अगर एड्रेस बता देती तो अच्छा होता। वो क्या है ना, बहू ने तो मेरा फ़ोन भी छीन लिया। बड़ी बहू के पास जाती हूँ तो कहती है मेरी प्राइवेसी जा रही है, छोटी के पास जाओ। छोटी के पास जाती हूँ तो वो कहती है बेटियाँ पैदा की है ना तो उनके पास जाओ। जब कोई मुझे रखने को तैयार नहीं था तो मैंने तुझे फ़ोन किया और इत्तेफाक से फ़ोन दामाद जी ने उठा लिया। मेरी एक सिसक पर वो मुझे स्टेशन लेने आ गए, पर शायद मैं यहाँ भी तेरी प्राइवेसी खराब कर रही हूँ। हे भगवान, मम्मी मैंने ये क्या किया? क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मेरी माँ रही है, इसलिए तुम वैसे ही बर्ताव कर रही थी जैसे तुम्हारी भाभियाँ तुम्हारी माँ के साथ करती है। सब बेटियों को अपनी माँ खुश चाहिए, पर कोई अपनी सास को अपने साथ नहीं रखना चाहता। ऐसा कैसे संभव है? तुम मेरी माँ को रखना नहीं चाहती थी और वहाँ तुम्हारी माँ को किसी ने नहीं रखना चाहा। यही किस्मत का खेल है अनीता। तुम्हें अपनी सास से प्रॉब्लम होगी पर मुझे मेरी सास से नहीं है। मम्मी, आप हमारे कमरे में सोएंगी। अब
हम लोग गेस्ट रूम में कल शिफ्ट हो जाएंगे। तुमने मेरी आंखें खोल दी करण। आज अगर तुम मम्मी को लेकर नहीं आते तो न जाने मैं अपनी माँ को कभी देख भी पाती या नहीं। प्राइवेसी के नाम पर हम सब इतने अंधे हो गए हैं और ये भी भूल गए कि हमारी सास किसी की माँ भी है, अपना बेटा सौंपती है वो हमें। अगर सब बहू अपनी सास को अपना समझने लगे तो कभी कोई माँ बेघर नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ करण, मैं एक अच्छी बेटी हूँ और बेटी के साथ अब एक अच्छी बहू भी साबित होकर दिखाऊंगी। और एक ही पल में अनीता बदल जाती है और अपनी माँ के साथ साथ अपने सास ससुर को भी अपने घर पर रखना शुरू कर देती है। आजकल तो फैशन है, जिसे देखो वो वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल देता है। ऐसे में हमारी कमला क्यों पीछे रहे? अरे कमला, कल शाम को थोड़ा देर से आना, मैं शॉपिंग में जा रही हूँ तो लौटने में देर हो जाएगी। कल का तो सूट है मालकिन, मैं भी जब फ्री हो जाऊंगी मिस कॉल कर दूंगी। शूट? क्या तुझे इम्तियाज अली ने साइन किया है रणवीर कपूर के अपोजिट? हाँ, ऑफर तो था मालकिन, लेकिन आप तो रमेश को जानती ही हो। कौन, वो शशि कपूर का बेटा? ना, मेरा आदमी रमेश मना कर दिया। कहने लगा रणवीर को कल को तेरे से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा, वो ना बहुत ही इनसिक्योर रहता है। हाँ सच्ची? सही है। ठीक है, तेरे पास जब वक्त हो ना तब आ जाना। कमला यूट्यूब में वीडियो बनाती थी, वीडियो चलते भी थे। थोड़े पैसे क्या आने लगे, कमला के तो भाव ही बढ़ गए। वैसे मालकिन, मैं क्या बोलती हूँ, 2 कमरे के मकान का आपकी सोसाइटी में क्या रेट चल रहा है? यार मैं तो खुद ही 40 लाख में बेच रही हूँ, कोई पूछे तो बता देना। अरे कोई का मालकिन, मैं खरीदती हूँ ना। ए बताओ, 40 कैश में लोगे या EMI? क्या क्या बोल रही है कमला? इतने पैसे हैं तो काम क्यों करती है? अरे क्या करती है सका मत बोला, ये तो करना ही है ना। मेरा पति क्या कहता है कि आप लोगों के साथ रह करना कुछ लेवल सीखने का। अरे तभी तो काम करती हूँ, वरना ये सुनकर आन्या को आता है गुस्सा। वरना क्या कमला? अरे वरना मैम ना बुरा ना मानना, मैं ना ये लोकल ब्रांड की जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं ना, मैं ना करती। मैं तो सिर्फ हुड्डा ब्यूटी के प्रोडक्ट यूज करती हूँ। आन्या को कमला की बात सुनकर खूब गुस्सा आता है। इतना उछल रही है, वैसे तेरे लिए तो हुड्डा ब्यूटी भी कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने ना मैम मेरी अपॉइंटमेंट है आरती छाबड़ा से न्यूयॉर्क में, तो मैं ना 3 दिन की छुट्टी में रहूंगी। आन्या को तो कमला की हर बात झूठी और फेंकू लगती है। बस यार, तुझे इतने नाम पता है, यही हैरानी की बात है, आगे मत बोल। कमला क्या करती, उसे समझ में ही नहीं आता कि वो आन्या को कैसे ये समझाए कि लॉकडाउन में जब उसने उसे घर से निकाल दिया था तो कैसे उसने वीडियो अपलोड करके लोगों तक अपना दर्द पहुंचाया था और कैसे उसके हर दिन के वीडियो को लोग इतना पसंद करते थे। खैर, 3 दिन की छुट्टी के बाद जब कमला आन्या के दरवाजे पर खड़ी होती है तो कमला को आन्या पहचान ही नहीं पाती। जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? अरे मैम साहब, मैं कमला, क्या सोचा? कैसी लगती हूँ मैं? आन्या के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये कोट ज़ारा का है, वो कहा है ना, ज़ारा की ही फिटिंग सही बैठती है। और मैम वो कहा है ना, रीजनेबल भी है। ये कोट का ना सिर्फ 28,000 लगा। सिर्फ 28,000? कमला क्या बात है, वैसे इतने पैसे हैं तो क्या करने आई है आज 2,000 के लिए? वो कहा है ना मैम साहब, मेरा आदमी वो कहता है कि जो कर रहे हैं ना वो करो, क्या पता जनता प्यार करना कब बंद कर दे। वैसे मैम साहब, पूरे पैसे मैं ना कैश लेकर आई हूँ, घर देना है तो दे दो ना, इतना सोचो मत। तभी आन्या का पति आ जाता है। अच्छा कमला, तू काम कर। दोनों कमरे में होते हैं कि आन्या का पति। अरे आन्या, मुझे ना बिजनेस में लॉस हो रहा है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की? 40 की तो है ही। रुको। ये बोलकर आन्या कमला को आवाज देती है। कमला, अरे ओ कमला,
हाँ मालकिन, जरा दे दो 40 लाख और ये ले घर के पेपर। कमला तुरंत पर्स से निकालकर आन्या को 40 लाख दे देती है। ये लीजिए, कमला तो घर खरीदने आई थी लेकिन मैंने मना कर दिया था बेचने से। 40 लाख? थैंक्स कमला, तू नहीं जानती कि इसकी मुझे कितनी जरूरत थी। मैं ये घर तेरे नाम करता हूँ। अब क्या था, जिस घर में आन्या मकान मालकिन और कमला नौकरानी थी, उसी घर की अब कमला मकान मालकिन और नौकरानी। सही सुना आपने, नौकरानी दोनों हो जाती है घर बिकने के बाद। अच्छा कमला बता, अब क्या करना है, तू कब शिफ्ट होगी? मैं तो अपनी झुग्गी में ही सही हूँ मालकिन, आप तो बस 10,000 हर महीने किराया दे दिया करे और काम तो मैं करूंगी ही ना आपके घर का। अजीब है ना, लेकिन हकीकत यही है। कमला घर की नौकरानी भी होती है और मालकिन भी। अब क्या? अरे आन्या, काम तो चल रहा है लेकिन फ्लो में आने में वक्त लगेगा। तब तक इसी घर में किराए पर रहना ही ठीक रहेगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? नौकरानी को अब क्या मैं मकान मालकिन बोलूं? देखो आन्या, मैंने माँ और पापा को बताया नहीं कि मैंने घर बेच दिया है। वो जानेंगे तो उन्हें दुख होगा। वैसे भी वो लोग आने वाले हैं। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने घर बेच दिया है? आराम से रहो, जैसे ही पैसा आएगा इससे बड़ा घर ले लेंगे। तभी डोरबेल बजती है और नौकरानी दरवाजे के बाहर से ही मोबाइल कैमरे पर। सो गाइस, ये है हमारा नया घर। ये इस घर की पुरानी मालकिन है। पति को बिजनेस में घाटा होने के कारण इन लोगों को ये घर बेचना पड़ा। आइए अब मैं आपको अपने नए घर का टूर करवाती हूँ। आन्या इशारे से। अरे ये क्या कर रही है कमला? लेकिन कमला कहाँ मानने वाली थी। वो तो घर का कोना कोना कवर कर लेती है। शूट खत्म होने के बाद, अरे मालिक, जरा अपने पापा मम्मी का नाम तो बताना। क्यों? मेरे मम्मी पापा का नाम क्यों? अरे वो कहा है ना साहब, वीडियो अपलोड करूंगी तो टैग तो करना पड़ेगा ना। खैर 3 लाख व्यू तो आ ही जाएंगे इसी में। हाँ। देख कमला, मेरे सास ससुर आ रहे हैं। हमने उन लोगों को नहीं बताया कि हम लोगों ने घर बेच दिया है, तो तू भी मत बताना, समझी? देखो मैम साहब, मेरे को किराया वक्त पर दे दो, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। और ये तू करके ना बात ना किया करो, वो कहा ना अच्छा नहीं लगता अब अपने को। आन्या को तो लगता है जैसे वो अपने ही घर में चोरी करती पकड़ी गई हो। खैर सास ससुर आने के बाद, क्या बात है बहू, ये कमला और विमलेश कौन है? क्या पता माँ जी। अरे वो ना अपने घर के बाहर कमला नाम की किसी औरत का बोर्ड लगा है। पता नहीं माँ जी, कोई शरारत कर गया होगा। देखती हूँ मैं। कमला, अरे ओ कमला, जरा देख तो बाहर किसका बोर्ड लगा है। क्या है वो? मेरा और मेरे आदमी का नाम है। अब अपने घर के बाहर बोर्ड तो लगाएंगे ना। आन्या सक पका जाती है। क्या मतलब? आन्या सास को कोने में ले जाती है। माँ जी वो क्या है ना, शहर में काम वालियाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इन लोगों की हर डिमांड को पूरा करना पड़ता है। अरे रहने दे बहू, हम सब जानते हैं। हम कमला का व्लॉग हर रोज देखते हैं। घर वाला टूर भी हमने देखा था और वो देखने के बाद ही हम यहाँ आए हैं। सच्ची में? सच्ची में? तो फिर चलो एक सेल्फी हो जाए। माँ ये क्या बोल रही हैं आप? हम लोगों का घर चला गया और आप लोगों को सेल्फी की पड़ी है। बेटा घर के लिए तो मैं पैसे लेकर आया हूँ, लेकिन कमला के साथ सेल्फी का मौका हम तो छोड़ ही नहीं सकते। आओ कमला। ये कहानी शुरू होती है तारा के ससुराल से। तारा की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे, पर आज भी उसकी सास उसे एक ही ताना देती थी। लुट गई रे ओ मेरा कलेजा, गौतम आजा। सवेरे सवेरे सभी अपने कामों में लगे हुए थे कि अचानक ललिता के कमरे से उसके चीखने की आवाज आती है और उसकी चीख सुनकर हरी, गौतम, तारा भागते हुए एक छलांग में उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। क्या हुआ मम्मी? आपने सीने पर हाथ क्यों रखा हुआ है? और आप ऊपर क्या देख रही है? हे भगवान, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मम्मी। नहीं 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 नहीं, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। तारा तुम मम्मी को संभालो। मेरी माँ का साया अगर मेरे सर से उठ गया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। देख रही हैं आप ललिता जी, इस लड़के को कैसे बिगड़ रहा है। इसे आपको ही संभालना होगा। आपके जाने के बाद आपका ये दैत्य मुझसे नहीं संभलेगा। अरे बाबा मैं मर नहीं रही हूँ,
पर मुझे मारने की तैयारी कर रखी है आपकी बहू ने। उसे ही समझाइए। 360 रुपए का विटामिन का पत्ता कौन लाता है? वो तो मैंने एक्सपायरी डेट देखने के लिए पत्ते को पलटा तो पीछे लिखे दाम को देखकर मेरे सीने में दर्द उठ गया। और ऊपर तो मैं यह देख रही थी बेटा कि कहाँ है भगवान, कहाँ छुप गया है कि उन्हें इतने पैसे खर्च होते दिख नहीं रहे क्या? क्या मम्मी, तुम तो मेरा हार्ट अटैक करवा दोगी। तो अपनी बीवी को समझा, इतनी महंगी महंगी दवाई लाने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी कमी आ गई है मेरे शरीर में? 2 रुपए का पत्ता आता था विटामिन का, 30 टेबलेट का, वही खा खा कर तो मैं आज 60 साल की हो गई और इसे 360 रुपए लगाने हैं। मम्मी जी, वो जमाना दूसरा था। अब 2 रुपए में दवाई का पत्ता नहीं आ जाता। सबसे सस्ता वाला था वो 40 का है। और वो दवाई भी मैंने आपको दी थी मम्मी जी, पर आपके शरीर में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बुखार से उठने के कारण आपके शरीर में बहुत वीकनेस आ चुकी है और डॉक्टर ने मुझे यही दवाई प्रिस्क्राइब की थी। अब अपनी डॉक्टर मैं कैसे बन जाऊं, आप ही बताइए। गौतम, 20 रुपए बचाने के लिए मम्मी जी की जान जोखिम में डाल दूं क्या? बताओ बताओ, 20-30 रुपए से कम लग रहे हैं। हद होती है किसी चीज की बहू। तुम दोनों का तो ये रोज का कार्यक्रम है। छोड़ो, दुकान खोलने चलो। मुंबई से एक बड़ी पार्टी आने वाली है आज। अभी तो दुकान जाने में 1 घंटा बाकी है पापा जी। मैं बस नाश्ता लगा रही हूँ, खाकर जाइएगा। और फटाफट गर्मा गर्म चपातियां सेक कर तारा सभी को परोस देती है। ये प्लेट अलग सा क्यों लग रहा है बहू? बड़ा चमक रहा है। वो क्या है ना मम्मी जी, साबुन से बर्तन खराब होने लगे थे तो मैंने लिक्विड डिश वॉशर मंगवा लिया। देखा आपने कितने साफ सुथरे लग रहे हैं ना बर्तन अब। इस लड़की को भी ना बुद्धि नहीं है। क्या जरूरत थी मम्मी के सामने बोलने की। अब हो गया नाश्ता। बस बहाना चाहिए ना तुझे पैसे लगाने का बहू। पिछली बार ऑफर में 20 रुपए में 20 साबुन की टिकिया ले आई थी मैं। अब वो दोनों तो बेकार हो जाएंगे। कितने का पड़ा तुम्हारा ये डिश वॉशर? 150 रुपए का। हे राम, नहीं करना मुझे नाश्ता। अरे आज तो ये नाश्ता मेरे हलक से उतरेगा ही नहीं। 150 रुपए लगा दिए तूने। 150 का तो खाना भी नहीं है प्लेट में और झूठन को साफ करने के लिए इतना पैसे लगा दिए तूने। ऊपर से ये डिश वॉशर मुश्किल से 7-10 दिन भी नहीं चलने वाला। हो गया ना महीने का 600 रुपया, लग गया ना चूना। घर का माहौल फिर से गर्म होता देख गौतम तो फौरन रास्ता नाप लेता है। मेरा नाश्ता हो गया, निकलता हूं मैं। अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ था कि तारा को अपनी सास से इतना कुछ सुनने को मिल चुका था। कुछ देर बाद घर में घूम घूम के ललिता रसोई में आती है और गैस पर चढ़ी कढ़ाई को देखकर कहती है, तू छोड़ दे, सब्जियां मैं काट देती हूँ। तू इतनी देर सब्जियां काटने में लगाएगी, इतनी देर में तो तेल ही जल जाएगा और गैस बर्बाद होगी। सो अलग 2 मिनट का काम है, मुझे बोल दिया कर। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ। अभी तो आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हैं। तेरे पति को पाल कर बड़ा कर दिया मैंने और मुझे कह रही है मुझसे नहीं होगा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। यह सब तो आजकल के चौचले हैं। वो तो गौतम जिद करके डॉक्टर को बुला लाया, वरना मैं कभी डॉक्टर को ना दिखाती। वैसे कितने का लगाया चूना उस डॉक्टर ने तुम लोगों को? 100-200 तो ले ही गया होगा लुटेरा। 100-200 में कहाँ आजकल कोई डॉक्टर देखता है मम्मी जी। ऊपर से वो तो घर पर देखने आए थे। 1500 तो उनकी फीस है और घर आने के लिए उन्होंने 1000 रुपया खर्च किया, तो टोटल 2500। हे भगवान, पता नहीं कौन मेरे बेटे का दिमाग घुमा रहा है। अरे क्या जरूरत थी इतना पैसा लगाने की? जरा सी तो कमजोरी थी मुझे, नमक चीनी पानी का घोल बनाकर पी लेती तो भी ठीक हो जाती। एक तो तारा ऐसे ही अपनी सास की हरकतों से परेशान थी, ऊपर से ललिता को उसकी बेटी रमा का फोन आता है और किसी भी दूसरी माँ की तरह ललिता अपनी सारी दिनचर्या अपनी बेटी रमा को बताती है, जिसे सुनते ही रमा कहती है, अरे बाप रे बाप मम्मी, ये तो तुम्हारी बहू पैसे बहा रही है। अगर ज्यादा पैसे हो गए गौतम के पास तो कह दो कि मुझे एक गाड़ी दिलवा दे। बस से जा जाकर मेरी जिंदगी खराब हुई पड़ी है। बताओ क्या जरूरत थी इतना पैसा लगाने की? और मुझे तो यही नहीं पता चल रहा कि भाभी के हाथ से इतने पैसे खर्च कैसे हो जाते हैं। मैंने तो अभी इलाज कराया, 500 रुपये में डॉक्टर को दिखाना, दवाई सब कुछ हो गया। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है मम्मी। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ज्यादा पैसे बताकर भाभी पैसे अपने पास दबा ले रही हो? नहीं नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इतनी भी होशियारी नहीं जानती वो। जो लोग भूले दिखते हैं ना, अक्सर खंजर वही मारते हैं। जरा नजर रखो अपनी बहू पर, कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ आना जाना करती है। अपने आप सब समझ में आ जाएगा मम्मी। कुछ देर बाद अपनी सास को बताकर तारा किटी पार्टी में जाती है और शाम को हाथ में एक थैली लिए लौटती है। अपनी बहू पर नजर रखने के लिए ललिता हॉल में ही बैठी थी।
अच्छा हुआ मैं आज यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे पता तो चल गया कि बहू खरीदारी करके वापस आई है। अब तो मुझे रमा की बात पर यकीन होने लगा है। इस थैली में क्या लेकर आई हो बहू, जरा दिखाना। हे भगवान, अब फिर से ड्रामा होगा। कोई स्टोरी बता देती हूँ मम्मी जी को। वो मम्मी जी, एक कुर्ती है, रास्ते में मेरा भाई मुझे मिल गया था। इस बार राखी में वो नहीं आ पाया ना, तो मुझे शॉपिंग मॉल ले गया और वहां से मैंने ये कुर्ती ले ली। भाई ने दिलाया है तो 2-4 और ले लेती बहू, ये मौका बार बार नहीं मिलता। जाकर कमरे में आराम कर। और अपनी बेटी का शक दूर करने के लिए ललिता उसे फोन करके इस बारे में बताती है। अरे मेरी भोली माँ, तुम्हारी जिस बहू के मायके वालों ने शादी के वक्त उसे 7 कपड़ों से ज्यादा कपड़े नहीं दिए, 5 लाख के ऊपर शादी में खर्च नहीं किया, वो लोग इससे कपड़े देंगे क्या? तुम्हारे बेटे के पैसे के ही कपड़े हैं ये। पूरी रात ललिता इस बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह दरवाजे पर डिलीवरी बॉय किचन का सामान लेकर आता है। जैसे ही तारा डिलीवरी लेकर किचन में जाने लगती है, ललिता उसे रोक लेती है। भाई ने भेजा होगा ना बेटा, क्या है इस पार्सल में? अब पार्सल को रसोई में लेकर जा रही हो ताकि शक भी ना हो। हैं? आटे दाल का भाव पता है तुम्हें? कम खर्च लगते हैं क्या रसोई में, कि तुम अब अपने ऊपर भी बेशुमार खर्च किए जा रही हो? वो मम्मी जी। हाँ, वो मम्मी जी, ये मम्मी जी। अब मत क्या कर। तुझे क्या लगता है तू मेरे सीधे होने का फायदा उठाती रहेगी और मैं उठाने दूंगी? गलत करती हूँ क्या मैं, जो अपने बेटे के पैसे को बचाना चाहती हूँ? तेरा भी तो पति है वो। उड़ाना है तो दोनों हाथ खोलकर सब कुछ उड़ा दो और बैठ जाओ सड़क पर कटोरा लेकर। हर बात पर बोल देगी मम्मी जी, ये मेरे मायके वालों ने भेजा है, वो मेरे मायके वालों ने भेजा है। अरे तेरे जिन मायके वालों ने 7 जोड़े के ऊपर तुझे कपड़े नहीं दिए, शादी में 5 लाख के ऊपर खर्च नहीं किया, वो देंगे क्या तुझे कुछ? खाना बना बना कर तो तू पैक करके लेकर जाती है वहां। उन्होंने यहां आज तक कुछ नहीं भेजा। जब वहां खाना जाता है तो उस वक्त भी तो हमारा ही राशन जाता है, पर मैंने कभी कुछ नहीं बोला। पर इसका मतलब यह नहीं कि तू बेफिजूल खर्च करती रहेगी। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं तू किट्टी के बहाने अपने मायके वालों के पास जाकर उन्हें गिफ्ट तो देकर नहीं आती। अब रमा की लगाई आग ललिता के घर को जला ही देती है। ललिता के इतने कड़वे शब्द तारा के सीने में तीर की तरह चुभ जाते हैं। वो गुस्से में उस पार्सल को वहीं फेंक कर कमरे में चली जाती है। अपने पैसे नहीं लगे ना, इसलिए पार्सल को यहाँ फेंक कर चली गई। अब तक तो ललिता अकेले ही तारा को ताने दे रही थी, पर अब दूर बैठकर आग लगाने वाली रमा भी अपना सामान लेकर वहीं धमक जाती है। रात को सभी के लिए तारा डिनर बनाती है और सभी एक साथ डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। वैसे ये राशन में कितना खर्च हो जाता है गौतम? खर्च कितना होता है इसका तो आइडिया नहीं है मुझे दीदी। मैं तो 20,000 रुपये तारा के हाथ में पकड़ा देता हूँ। अब जो लगे जो बचे वो उसका डिपार्टमेंट। 20,000? हैं? पागल है क्या तू? पागल है? देख रही हो माँ किस तरह इस घर में पैसों की बर्बादी हो रही है। वही तो, हमारे जमाने में तो 2,000 में इतने लोग खाना खा लेते थे और बहू को 20,000 लग जाते हैं रसोई संभालने में। आपने कहीं तेल पीना तो शुरू कर नहीं दिया ना भाभी? मेरा भी घर है, मेरा भी ससुराल है। 5,000 से 5 पैसा ऊपर नहीं लगता मुझे। वो तो हर गृहिणी के हाथ में होता है ना कि कितना खर्चा करना है कितना नहीं। और अगर 5,000 से 5 पैसे भी ऊपर लगे ना रसोई में, तो आपकी जीजाजी दाना पानी लेकर मेरे सर पर चढ़ जाए और मेरी सास तो अगले दिन ही मुझे मायके रफा दफा कर दे। वो तो अच्छा है कि ये लोग सीधे हैं भाभी, पर इसका फायदा ऐसा भी ना उठाओ। जरा सोच समझ कर खर्च किया कीजिए भाभी। अभी तो आपने कह दिया मैं पैसे उड़ाती हूँ, पैसों की कदर नहीं है मुझे। कुछ देर बाद आप ये कह देंगी कि मेरे पैर ही शुभ नहीं है, और आप ऐसा कहे इसके पहले मैं बता देती हूँ दीदी, अगर मैं पैसे उड़ाने वाली बीवी या बहू होती ना, तो शादी के 5 साल तक गौतम जी सड़क पर आ चुके होते। 5 साल अगर मैं ऐसी लड़की होती तो ये शादी दूसरे साल तक भी नहीं चलती। पैसे उड़ाने वाली लड़कियां पति के पैसे उड़ाकर अपने मायके रफू चक्कर हो जाती है। अब आप कहेंगी जो 7 जोड़े में मायके से आई थी उसके मायके वाले उसे रखेंगे क्या? तो उस पर मैं बता दूं, पिछले साल जब आपके भाई की तबीयत खराब हुई थी, अस्पताल में एडमिट थे वो, और पूरे 2 महीने ये नौकरी नहीं कर पाए थे ना, तो जीजाजी या किसी और ने हमारी मदद नहीं की थी। रसोई का राशन तक मेरे भाई ने डलवाया था। और अगर मेरे पैर शुभ ना होते ना, तो सेल्स की नौकरी करने वाला लड़का आज ऑफिस में मैनेजर ना होता। मम्मी जी के ताने सुनकर, किसी का गुस्सा सहकर, किसी से रूठ कर तो किसी को मना कर, मैंने बड़ी अच्छी तरह घर को बांध कर रखा है। वरना दीदी आजकल बहुओं को अलग होते देर नहीं लगती। बाप रे भाभी, आप तो बिना बात की इतनी चढ़ गई। गलती हो गई भाई, मैं ही माफी मांग लेती हूँ।
मैं नहीं बोलती माँ, तुम मुझसे मेरी राय मत पूछा करो। रमा के आने के बाद तारा के ससुराल का माहौल बहुत खराब हो जाता है। अगली सुबह। आपको क्या लगता है भाभी कि आपकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। आटे दाल का भाव क्या होता है ये तो मैं आपको बता कर रहूंगी। और अपनी भाभी के उठने से पहले ही रमा अपनी माँ को लेकर रसोई में पहुंच जाती है। ये क्या है रसोई मम्मी? ये दाल, ये चावल, घी, ये मसाले, यही राशन तो सभी के घर में होता है, फिर भी कहाँ लग रहे 20,000 रुपये? तुमने भी तो रसोई चलाई है। पापा कितने पैसे देते थे तुम्हारे हाथ में? 3,000 रुपये। उसमें तुम हमारे ट्यूशन की फीस भी भर देती थी। वही तो बेटा, यहाँ तो बहू 200 रुपये में 5 किलो आटा मंगा रही है। कहाँ मैं 50 रुपये में 5 किलो आटा मंगा लेती थी। अब इसके बाद मैं क्या ही बोलूं? मैं बोलूंगी तो सबको लगेगा ननद आग लगा रही है। आज ना आप खाने के टेबल पर अपनी बहू से इस बारे में बात कर लो मम्मी, और ले लो पूरी रसोई का चार्ज अपने हाथ में। और जैसे जैसे रमा ललिता को सिखाती है, ललिता तोते की तरह अपनी बहू के सामने बड़बड़ा देती है। तुझसे रसोई नहीं संभाल रही ना बहू, और मेरे बेटे के पैसों को इस तरह जाया जाता मैं नहीं देख सकती। तो ठीक है, सब कुछ मैं ही संभालूंगी अब से। ऐसा मत सोचिएगा भाभी कि ये सब मैंने सिखाया है मम्मी को। मैं तो आज दोपहर की ही गाड़ी से वापस जा रही हूँ। और अपने मायके में आग लगाकर रमा ट्रेन में बैठकर 9-2-11 हो जाती है। पर अब तारा समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। वो पूरे घर की चाबी अपनी सास के हाथ में रख देती है। ये लीजिए मम्मी जी, घर का सारा हिसाब किताब और घर की चाबियां, और ये 20,000 रुपये जो इन्होंने मुझे दिए थे। अब आप ही संभालिए अपना घर। तारा आसपास के राशन वालों को पहले ही जाकर सारी चीजों के दाम बढ़ाकर कहने को कह देती है। सवेरे सवेरे थैली लिए ललिता राशन लेने जाती है। बेटा 1 किलो चावल तो तोल दे, वही जो हमारे घर आता है। अरे बोला 160 रुपए वाले चावल पैक कर दे तो। अरे 5 किलो चावल थोड़ी ना मांग रही हूँ, 1 किलो चाहिए। ये 1 ही किलो चावल के दाम है आंटी जी, और ये कोई महंगे वाले चावल नहीं है, बीच बीच वाले चावल है। महंगे तो 220 के आएंगे। बताइए क्या पैक करना है? अरे अचानक इतनी महंगाई बढ़ गई, पता ही नहीं चला मुझे। राशन लेकर ललिता अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि रेडी लेकर सब्जी वाली दरवाजे पर आई है। भाभी ताजी ताजी सब्जी ले लो। सबसे पहले आपके दरवाजे पर आई हूँ, वरना सब्जियां छट जाएगी ना। और ताजी सब्जी लेने ललिता बाहर आती है। लगता है बहू रानी की तबीयत खराब है, जो बड़ी मालकिन आई है। हैं? आप आई सब्जी लेने? बताइए मालकिन, कौन सी सब्जी पैक करूं? सारी सब्जियां 1-1 पाव तोल दे। अभी तोलती हूँ। ये लीजिए, हो गए 1200 रुपये। है 1200 रुपये? ये सब्जी कल सुबह नाश्ते भरी चलेगी। एक दिन की सब्जी के 1200 तो 20,000 तो सब्जियां लेने में ही चले जाएंगे। और ऐसा भी नहीं था कि बहू एक वक्त पर एक सब्जी बनाती थी। वो बेचारी सारा राशन संभाल कैसे रही थी। हे राम। तभी दरवाजे पर दूध वाला आता है। चाचा जी आज मेरी तारीख है, जरा मेरा हिसाब तो कर दीजिए। कितने देना है तुझे? यही 3,000 रुपये। खर्चे पर खर्चे, खर्चे पर खर्चे, और इतने महंगे आटे दाल चावल के भाव को देखकर ललिता का सर ही चकरा जाता है। जिस हिसाब से घर के खर्चे हैं, मुझे तो लगता है अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। ये रमा तो मुझे फंसा कर चली गई। ललिता चुपचाप अपनी बहू के पास जाती है और घर की चाबियां उसे पकड़ाते हुए कहती है, जोश जोश में मैंने तुझसे रसोई की जिम्मेदारी तो ले ली बहू, पर मेरा शरीर क्या इतनी जिम्मेदारियां संभालने लायक रह गया है? नहीं ना, ये घर तेरा, रसोई भी तेरी। अब आटे दाल का भाव कुछ भी हो वो तेरी जिम्मेदारी है। ये पकड़ अपने 20,000 रुपये और घर की चाबियां। मुझे पूरा विश्वास है तू हमेशा की तरह इस घर को बहुत अच्छे से संभालेंगी। हाँ। और कुछ इस तरह अपना दिमाग लगाकर तारा बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए अपनी सास को मार्केट में आटे दाल का भाव भी समझा देती है और घर की चाबियां भी वापस ले लेती है। इस दिन के बाद रमा कभी भी अगर अपनी माँ को तारा भाभी के लिए भड़काने की कोशिश करती तो ललिता पहले ही उसका मुंह तोड़ देती। शैलेश की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। अब घर में नई बहू आई हो और आने जाने वाले पड़ोसी, रिश्तेदार, शुभचिंतक, सहेलियां आपको सास की पोजीशन को संभाले रखने पर टिप्पणी ना दे, ऐसा हो सकता है भला? कुछ इसी तरह सुबह सुबह निर्मला नई नई सास बनी गौतमी को कुछ हिदायतें दे रही थी। फिर वही बात, अब तुम सिर्फ माँ नहीं रही, एक सास बन चुकी हो। जरा दिमाग चलाना शुरू कर दो, वरना आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी। शुरुआत में ही अगर घोड़े को ट्रेन कर दिया जाए ना तो फिर वो गलती नहीं करता।
ये देख, फिर तूने गलत बात कर दी ना निर्मला। मैं अपने शैलेश के लिए घोड़ी को थोड़ी ना ब्याह कर लाई हूँ। हे भगवान गौतमी, तू भी ना। आज सास बने मुझे 5 साल हो गए। एक नहीं 2 बहुएं हैं मेरी। अगर मैं भी तेरी तरह करती तो अब तक मेरा घर मेरी बहुओं की मुट्ठी में हो जाता। अच्छा चुप हो जा, तेरी बहू आ रही है। हाथ में चाय नाश्ते की प्लेट लिए दिव्या बाहर आती है। अरे बहू, तुझे क्या जरूरत थी मेहनत करने की? मैं ही ले लेती नाश्ता। अरे थोड़ा बहुत करने दे बहू को गौतमी। बिस्कुट और चाय लाने में कितनी मेहनत लगती है। उस पर भी बहू तो मेरे आने के 1.5 घंटे बाद चाय नाश्ता लेकर आई है। मेरा मतलब है बहू को आदत नहीं है ना काम करने की, इसीलिए वक्त लग जाता होगा। अब तू धीरे धीरे बहू पर जिम्मेदारी छोड़ने लग। आगे जाकर तो सब इसे ही करना है, क्यों बहू? जी आंटी जी। कुछ देर बाद अपने कमरे से ऑफिस जाने के लिए प्रिया बाहर निकलती है। भाभी मेरी टिफिन। वो क्या है ना दी, मम्मी जी की फ्रेंड आई हुई थी तो मैं उन्हीं के साथ गप्पे मारने बैठ गई थी। अब आपकी तरह मैं बाहर तो जाती नहीं। बताइए, शादी के 2 महीने हो गए, अब तक यहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं बन पाई मेरी। अब कोई घर पर रहे तब तो मैं बाहर जाऊँ। मेरा भी तो मन करता है ना बातें करने का। मेरी ना सही, मम्मी जी की सहेलियाँ ही सही, उसी में बस ध्यान नहीं रहा टिफ़िन बनाना है। सॉरी दीदी। आजकल आप बहुत कुछ बोल रही हैं भाभी। मेरा मतलब है आप बादाम खाया कीजिए। और आज फिर बिना टिफ़िन लिए ही प्रिया अपने ऑफिस चली जाती है। उसे देखकर उसका फ्रेंड सुमित कहता है, इस महीने में 8वीं बार हुआ है कि तुम बिना टिफिन के आई हो। कभी नहाते नहाते टिफिन बनाना भूल जाती है, कभी सास की सहेलियों से बातें करते करते। मुझे भी भाभी के बहाने थोड़े अजीब तो लग रहे हैं, पर वो नहीं है ना, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। हो सकता है वो चीज़ें सीख रही हो। अरे पर तुम लोगों ने तो पहले ही बता दिया था कि तुम लोगों को एक हाउस वाइफ चाहिए, तो फिर कैसे एडजस्टमेंट? शादी के वक्त तो तुम्हारी भाभी के मायके वाले बहुत गुणगान कर रहे थे उनके। इतना भी फ्री हैंड मत दो भाभी को कि वो सर पर चढ़कर नाचने लगे। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। आज तो लग रहा है खाने में बहुत कुछ बनाया है दिव्या ने, जरा प्लेट हटाकर देखूं तो। और एक एक करके सभी डिशेस से शैलेश प्लेट हटाता है तो देखता है सारे बर्तन तो खाली है। अरे आज खाना नहीं बना क्या दिव्या? वही तो, ये देखो मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, कैसे बनाती खाना? इसलिए नहीं कि मेहंदी का रंग उतर जाता, पर इसलिए क्योंकि आजकल की रेडीमेड मेहंदी नकली आने लगी है ना। देखो ना कैसे ज़रा ज़रा करके स्किन बाहर आ रहा है, और यही स्किन खाने में चली ना जाए, इसी डर से ना मैंने खाना भी नहीं बनाया। सही किया ना? पर आज किस बात की मेहंदी? आज तो कोई फंक्शन भी नहीं है भाभी। लोग ठीक कहते हैं, ननद को भाभीयों की खुशी इस जन्म में तो कभी बर्दाश्त होने ही नहीं वाली। पर ये मुझे जानती नहीं अभी। अब वो मेरी एक फ्रेंड की शादी है ना 2 दिन में, उसी में मुझे जाना है दीदी, तो मेहंदी लगवा कर जानी होगी ना। आप नहीं चाहती कि मैं जाऊं तो मैं नहीं जाती। इस ससुराल मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे नहीं नहीं बहू, बिल्कुल जा। तो खाने का क्या करे, बाहर चले? और धीरे धीरे इस तरह बड़े प्यार से दिव्या काम से बचने लगती है। एक रोज़ जैसे ही प्रिया ऑफिस जाने के लिए कमरे से निकलती है, बताइए इतनी धूप में आपको ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसे तो आपका रंग काला पड़ जाएगा दीदी, और फिर देखा देखी के वक्त बहुत प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं मम्मी जी? अरे पर ऑफिस जाना भी तो ज़रूरी है ना बेटा। ज़रूरी तो है मम्मी जी, पर लड़की के लिए रंग रूप भी तो ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए लड़के ने रंग देखकर मना कर दिया, फिर क्या उस वक्त काम आएगा ऑफिस? नहीं ना। और मुझे तो लगता है अब हमें दीदी के लिए लड़के देखना शुरू कर देना चाहिए। जहाँ तक रही ऑफिस जाने की बात, तो आजकल तो आसानी से वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है दिल्ली में। दीदी 3 दिन वर्क फ्रॉम होम कर लेगी, बाकी 2 दिन ऑफिस चली जाएगी। इस तरह से ज़्यादा धूप के कारण उनके चेहरे का रंग दब भी नहीं पड़ेगा। चलो इस घर में किसी ने तो समझदारी की बात की, वरना लगता है बहू लाने के बाद आप भूल ही गई थी गौतमी जी कि आपकी एक बेटी भी है जिसको ब्याहना बाकी है। प्रिया बेटा, अब से तुम वर्क फ्रॉम होम ले लिया करो, और अपनी माँ से पूछ कर ना थोड़े बहुत उपटन लगाना शुरू कर दो चेहरे पर। काम कर करके आँख के नीचे काले घेरे पड़ गए तुम्हारे। आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, अब दीदी को दुल्हन बनाने की जिम्मेदारी मेरी। और इसी वक्त से दिव्या अपनी ननद को तैयार करने की जिम्मेदारी ले लेती है। कसम से दिव्या, दुनिया में तेरे जैसा शातिर कोई नहीं है।
दो कड़वी जबान बोलकर जो काम नहीं किया जा सकता वो एक मीठी बोली बोलकर तू कर देती है। अभी तो बस आपकी ऑफिस से छुट्टी करवाइए दीदी, अब धीरे धीरे देखिए कैसे मैं खाना भी आपसे बनवाती हूँ। अपने कमरे में बैठी दिव्या खुद से बातें कर रही थी कि उसके फोन पर उसकी सहेली नीतू का फोन आता है। अरे कहाँ है यार दिव्या, तू आजकल दिखती नहीं है। अरे तो क्या ससुराल आते ही घूमने लगती? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलतियां दिव्या नहीं करती। शुरू के तो 2-3 महीने इस तरह से ससुराल में चुप होकर रहना चाहिए कि घर वालों को भरोसा हो जाए कि उनकी बहू उनकी ही है। मीठी मीठी बातें बोल और सारे काम निकलवा ले। एक बार में अगर सब कुछ बदलना चाहोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। लेवल 1 तो मैंने क्रॉस कर लिया है, अब बारी है लेवल 2 की। चल अब जल्दी से बता कहाँ जाना है, मैं तैयार हूँ। ठीक है फिर शाम को मूवी चलते हैं। और मूवी जाने के लिए दिव्या अपने कपड़े देखना शुरू कर देती है। मेरे पास तो एक ढंग का कपड़ा नहीं है, क्या पहनकर जाऊंगी मूवी? हाय मैं तो भूल ही गई, मेरे पास एक ननद भी तो है जो ब्रांडेड कपड़े पहनती है। और दिव्या अपने पुराने कपड़े लेकर अपनी ननद के कमरे में जाकर कहती है, कुछ दिन और फिर तो ये चिड़िया अपने घर उड़ जाएगी। आपके बिना हमारा मन कैसे लगेगा दीदी? सही कहा बहू, मेरा तो अभी से कलेजा भारी हो रहा है। पर कलेजा तो मजबूत करना होगा ना मम्मी जी। और दीदी को शादी के लिए तैयार भी, इसीलिए मैं दीदी के लिए ये सूट और साड़ियाँ लेकर आई हूँ। अब से ना आप सूट पहनने की आदत डाल लीजिए, शादी के बाद तो यही पहनना है। मैं तो चाहती हूँ आपको जो लड़का मिले वो आपको हॉट पैंट में घुमाए, पर कभी ना कभी तो साड़ी सूट पहनना ही होगा ना दीदी, तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने में क्या ही हर्ज है। ये कपड़े मैं आपकी अलमारी में रख देती हूँ। कपड़े रखने के बहाने दिव्या अपनी ननद का कपबोर्ड खोलती है और देखती है, ये क्या हालत बना रखी है अलमारी की दीदी, इसमें तो कुछ भी रखने की जगह नहीं है। ऊपर से ये काले भूरे रंग के कपड़े। आपकी शादी के शुभ कार्य के बातचीत शुरू होने वाली है, अब इन पक्के रंग के कपड़े पहनना छोड़ दीजिए आप दीदी। मैं इन कपड़ों को अपने कमरे में ले जाती हूँ। क्यों मम्मी जी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक, तू तो ऐसे भी बहुत समझदार है, जो भी करती है सही करती है। और फिर से अपनी मीठी बोली का इस्तेमाल करके दिव्या अपनी ननद के अलमारी से अपनी पसंद के कपड़े अपनी कमरे में ले आती है और उन्हें पहनकर चली जाती है शॉपिंग पर। रास्ते में दिव्या नीतू को अपनी सारी कारीगरी के बारे में बताती है। रोज रोज तू कोई ना कोई बहाना बना देती है, खाना ना बनाने का आज क्या बहाना बनाएगी? और रोज अगर यही ड्रामा करती रहेगी और किसी को शक हो गया तो? अरे ज्यादा देर तो दिव्या चिंगम भी नहीं चबाती, तो ये एक ही चाल थोड़ी ना चलूंगी मैं। आज मेरे प्लान में मेरी मदद करेगी तू। चल मेरे साथ मेरे घर चल, वहां तुझे क्या करना है वो मैं तुझे रास्ते में बताती हूँ। दिव्या की सहेली को उसके साथ देखकर सभी नीतू से बातचीत करने लगते हैं। तभी दिव्या कहती है, तू सबके साथ बैठ, मैं सभी के लिए डिनर बनाने जा रही हूँ। अब तू डिनर करके ही जाना। हाँ, शादी की पहले भी तेरे हाथ का खाना खाया मैंने, यहाँ भी वही खिलाएगी क्या? वैसे प्रिया, नीतू तुम्हारे हाथ के बनी चाय की बड़ी तारीफ कर रही थी, तू ही एक कप चाय पिला दे। अरे तूने मेरी ननद को जाना नहीं है, तू चाय क्या रही है? दीदी पूरा का पूरा डिनर तैयार कर दे तेरे लिए। क्या दीदी? हाँ हाँ क्यों नहीं। देखा, सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जो चाय इतनी अच्छी बनाती है वो खाना कितना अच्छा बनाएगी, सोच ले। ओ माय गॉड। तो फिर आज तो मैं खाना प्रिया के हाथ का बना ही खाऊंगी। दिव्या अपनी ननद की तारीफों के पुल ऐसे बांधती है कि प्रिया काम करने से मना ही नहीं कर पाती और पूरा का पूरा डिनर उसे ही बनाना पड़ता है। बैठ भी जाइए दीदी, कितना काम किया है आपने, मैं सभी को खाना परोस देती हूँ और सबसे पहले आपको खिलाऊंगी। आखिरकार आज की हमारी शेफ तो आप ही हैं। और प्लान के अनुसार प्रिया का खाना खाते ही नीतू कहती है, ओ माय गॉड, क्या खाना बनाया है तुम्हारी ननद ने, मज़ा आ गया सच में दिव्या। देख लिया पापा जी, आपको टेंशन हो रही थी कि आपकी ऑफिस जाकर मेहनत करने वाली लड़की घर गृहस्थी का काम कैसे संभालेगी। संभाल लिया ना दीदी ने। ये तो बेचारी ऑफिस जाने के कारण काम नहीं कर पाती थी, अब वर्क फ्रॉम होम घर से है तो थोड़ी ना काम के लिए मना करेगी दीदी। क्यों दीदी? हाँ सही बात है। अगली सुबह रोज की तरह निर्मला गौतमी से बातें करने के लिए उसके घर आती है। निर्मला को आता देख दिव्या का मुंह बन जाता है। आखिर उसे न चाहते हुए भी मेहमान को चाय नाश्ता जो देना पड़ता।
अब फिर ये खाली डिब्बे की तरह बचेगी और मेरी बुराई करेगी। पर आज मैं अपनी सास से काम थोड़ी ना करवाऊंगी आंटी जी, जो आप मेरी बातों को पकड़ सके। आज तो नंबर दीदी का है। रसोई से निकलकर दिव्या हॉल में जाती है और निर्मला से कहती है, कुछ घंटे पहले आती ना आंटी जी आप, तो आपको पूरे दिल्ली के सबसे अच्छे पराठे खाने को मिलते। पर किस्मत की भाई है भाई, ऐसे पराठे सभी को नसीब नहीं होते। ऐसा? कहाँ से खाना ऑर्डर किया था बेटा तूने? मुझे बता, मैं भी कर लूँगी। वही तो बात है ना आंटी जी, ऑर्डर क्या? अरे कहाँ किसी होटल में ऐसा खाना मिलता है जो मेरी ननद के हाथ के खाने के आगे टिक पाएगा। क्या खाना बनाती है दीदी, मज़ा आ जाता है। आपने कभी उनके हाथ की चाय नहीं पी है ना, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। आज तो उन्हीं के हाथ से चाय नाश्ता खिलवाऊंगी आपको। अरे दीदी कहाँ हैं आप, बाहर तो आइए, देखिए कैसे आपके हाथ के खाने की चर्चा हो रही है। वैसे तो मेरा ऑफिस चल रहा है भाभी, पर मैं लैपटॉप किचन में ले जाकर ही चाय नाश्ता बना देती हूँ। आंटी जी भी तो देखिए प्रिया क्या खाना बनाती है। पागल लड़की, 2 मीठी बोली में अपना काम छोड़कर मेरा काम कर रही है। और इस तरह दिव्या अपनी ननद से अपना काम करवा लेती है। और जैसे ही वो फ़ोन चलाने बैठती है, शैलेश कहता है, मेरा टिफ़िन कहाँ है दिव्या? ओहो, ये घर का काम ख़त्म क्यों नहीं होता, आप इनको टिफ़िन दो। दिव्या बिना कुछ सोचे अपनी ननद के कमरे में जाती है और धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना दीदी मैंने? वो क्या है ना, आपके भाई आपके हाथों के पराठे खाने की ज़िद कर रहे हैं। अब मैं कैसे बना दूँ वैसे पराठे? कहाँ आपका बनाया खाना और कहाँ मेरा? मैं फटाक से सब्जी बना दूँ, आप पराठे सेक दोगे प्लीज़? आप प्लीज़ क्यों कह रही है भाभी, मैं अभी बना देती हूँ पराठे। अब क्या, ऑफिस का काम क्या, शादी की तैयारी क्या। बेचारी प्रिया का तो पूरा दिन इसी तरह दिव्या के काम करते करते रसोई में ही बीतने लगा। हर रोज़ दिव्या अपनी किसी न किसी सहेली को या तो घर बुला लेती या खुद बाहर चली जाती और सारा काम प्रिया के ऊपर आ जाता। मम्मी जी, वो मेरी एक सहेली है ना, इतने सालों के बाद दिल्ली वापस आ रही है, तो मुझे उससे मिलने जाना होगा। वो क्या है ना, वो प्रेग्नेंट है। अगर प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो मैं घर छोड़कर कभी नहीं जाती। और पहले तो मुझे बाहर जाने के पहले सोचना पड़ता था पीछे खाना कौन बनाएगा। पर जब से दीदी के हाथों का खाना खाया है ना, मुझे फिक्र ही नहीं होती। आज तो आपकी चांदी है पापा जी, मेरे हाथों का बकवास खाना छोड़कर आपको दीदी के हाथों का खाना खाने जो मिलेगा। घर के काम में उलझे रहने के कारण अब प्रिया ऑफिस का काम भी नहीं कर पा रही थी, जिस कारण उसका डिमोशन हुआ जा रहा था। और इसी सिलसिले में सुमित प्रिया को कॉल करता है। हाँ सुमित, मैंने देखा तुम्हारा कॉल, पर वो मैं रोटियां बना रही थी ना तो फ़ोन नहीं उठा पाई। हाँ हाँ, बना रोटियां। अब आगे भी तुझे रोटियां ही तो बनानी है, क्योंकि आज बॉस कह रहे थे कि इस मंथ की सैलरी तुम्हें देकर वो तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे। अरे करते भी क्या, जिस हिसाब से तुम घर के काम में लगी रहती हो, ये तो होना ही था। मैं जानबूझकर ये नहीं करती, वो तो। और प्रिया सुमित को सारी बात बताती है। सुमित समझ जाता है कि दिव्या अपने ससुराल वालों के सीधे होने का फायदा उठा रही है। भाभी की मदद करना गलत नहीं है प्रिया, पर वो तुम सबको इस्तेमाल कर रही है। मीठी छुरी है भाभी, उनको उन्हीं की तरह ट्रीट करो, सब ठीक हो जाएगा। और रात को जैसे ही दिव्या वापस लौटकर अपने कमरे में सोने जाने लगती है, गौतमी कहती है, आ गई तो बहू, तेरे चक्कर में किसी ने खाना ही नहीं खाया। हमने सोचा तू आएगी तो साथ में ही खाएंगे। मुझे पता है तुम भी हमारे कारण बाहर से बिना खाए ही वापस आई होगी। आई नो यू माई बेबी। बिल्कुल सही कहा शैलेश तुमने। तो फिर ठीक है, जा प्रिया काम में भाभी की मदद कर दे। मैं कैसे काम में पापा जी? भाभी वो क्या है ना, मुझसे तो आटा ही नहीं गूंदा जा रहा था, तो मम्मी चिढ़ने लगी, तो मैंने आगे कुछ बनाया ही नहीं। अरे तुझसे अभी कुछ बनेगा भी नहीं। मदद क्या करेगी तू मेरी बहू की? हाँ, काम बिगाड़ेगी तू। जा बहू, फटाक से खाना बना ले जा। और इस तरह खुद के बनाए जाल में दिव्या खुद ही फंस जाती है। रात का पूरा खाना उसे अकेले ही बनाना पड़ता है। अगली सुबह, दिव्या आज तुम मेरे लिए 3 टिफ़िन पैक कर देना प्लीज़। वो प्रिया के हाथ का टिफ़िन खा लिया मैंने। हे भगवान, लूज़ मोशन शुरू हो गया मुझे ना तुम्हारे हाथ का ही खाना जमता है। और इसी चक्कर में कुछ दोस्तों ने भी फरमाइश कर दी कि तुम्हारा हाथ का खाना बहुत हल्का है, तो हमारे लिए भी लेकर आओ। अरे बहू देख तो निर्मला क्या कह रही है।
इतने अच्छे से तूने अपने घर को संभाल कर रखा है दिव्या बेटा, बहू हो तो तेरे जैसी। आज मेरा खाना बना देगी बेटा। वो क्या है ना, मेरे बेटे बहू घर पर नहीं है। अब सब बहू हैं तो तेरे जैसी होती नहीं जो सास की फिक्र करे। बस बस आंटी जी, मैं समझ गई। आप सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी गलती हो गई मम्मी जी, पर मुझे लगा था कि मेरे ससुराल वाले अपना सारा काम मुझ पर ना डाल दें, इसलिए मैं पहले से आप सभी को मीठा बोल बोल कर काम पर लगा देती थी। बिना बोले ही आप सबने मेरी मदद की, फिर भी मैं सबका इस्तेमाल करती रही। समझ में आ ही गई है बात बहू। तो नाश्ता आज तू बनाएगी या प्रिया से बनवाऊं? कभी हमने अपनी बहू को अकेले काम करने दिया है भला? और जब अब इसे एहसास हो गया है अपनी गलती का, तो काम में उसकी मदद करना तो बनता ही है ना जी। और सुमित का दिया आइडिया काम कर जाता है। दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस दिन के बाद वो कभी भी अपने ससुराल वालों का गलत फायदा नहीं उठाती।